अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान इस टाइम तहरीक बदतरीन कौमी बहरान का सामना कर रहा है और ये तहरीक का बहुत बड़ा बहरान कहा जा सकता है। इदारों पे अवाम का अदम एतमाद बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और सियासत दुश्मनी, अना परस्ती और शख्सियत परस्ती में बदल चुकी है। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल पाएगी या एक सियासी जमात को किंग्स पार्टी बनाया जाएगा और सिलेक्शन के जरिए अवाम पर मुसल्लत किया जाएगा। 2018 में इलेक्शन कमीशन नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सहूलतकार बना और आज 2024 चल रहा है और यही इलेक्शन कमीशन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज यही कह रही हैं कि आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का सहूलतकार बना हुआ है। ये क्या तमाशा है और कब तक जारी रहेगा? अगर इलेक्शन की बेईमानी, धांधली और जाती मफाद की बुनियाद पर करवाए जाएंगे तो अनपढ़ और नालायक लोग ही सामने आएंगे और ऐसे में कोई भी उस्मान बुज़दार आएगा और पंजाब की सीएम की कुर्सी पर बैठ जाएगा। दुनिया भर में जहां जहां पे डेमोक्रेसी है, ये प्रेसिडेंशियल मोड ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पर इलेक्शन कैसे करवाए जाएंगे? और क्या होगा अगर 2024 में भी एक किंग्स पार्टी को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया जाएगा, अवाम के फैसले को रद्द किया जाएगा? यही सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड अपने फर्स्ट क्लास रवैयों की वजह से पहली दुनिया कहलाती है और थर्ड वर्ल्ड अपने थर्ड क्लास रवैयों और हरकतों की वजह से थर्ड वर्ल्ड कहलाती है। और अगर किसी कौम ने तरक्की करनी है तो सबसे पहले उसको अपने रवैये और हरकतों को बदलना पड़ता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपने न्यूयॉर्क जाना है या मंगोलिया जाना है, अगर आप न्यूयॉर्क जाना चाहते हैं तो न्यूयॉर्क के डायरेक्शन में उस डेस्टिनेशन की तरफ अपने सफर का आगाज करेंगे और आप न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन मंगोलिया की तरफ है तो आप सफर करते हुए सहराए गोबी में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही तरक्की और तंजली की भी डायरेक्शन होती है और यही कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है। हम अभी तक 75 इयर्स के बाद भी अपनी डायरेक्शन को सेट नहीं कर पाए। पाकिस्तान की स्टेट 75 इयर्स में अभी तक फुल प्रूफ एक सिक्योरिटी सिस्टम या एक ऐसा इलेक्शन कमीशन नहीं बना पाई जिस पर सबको एतमाद होता, अवाम को और इदारों को और पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन पर एतमाद कर सकती। जिस तरह से स्टेट आज तक पाकिस्तानी अवाम को साफ हवा, साफ पानी, असली दवा, अच्छी तालीम, अच्छी रहायश और अच्छा मुस्तकबिल नहीं दे सकी, बिल्कुल इसी तरह स्टेट अभी तक पाकिस्तानी अवाम को सॉलिड जमहूरियत एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन भी नहीं दे पाई। और आज भी अवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है। ये बल्ला आ गया, बल्ला चला गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस चल रहा है, कभी पेशावर हाई कोर्ट में केस चल रहा है, कभी शाह महमूद कुरैशी रहा हो जाते हैं, कभी शाह महमूद कुरैशी को पकड़ लिया जाता है, कभी इमरान खान सादुक अमीन कहलाते हैं, कभी इमरान खान नाअहल तरीन कहलाते हैं। हम अभी तक इसी चीज से बाहर नहीं आ सके। उम्मीदवारों के कागजात छीने जा रहे हैं और बहुत सारों के तो वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं। इलेक्शन करवाना या इलेक्शन की डेट देना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, लेकिन आज ये फरीजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अदा करना पड़ रहा है। वो इलेक्शन कमीशन जिसने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना था, उसके 5 के 5 मेंबर्स बड़ी बड़ी गाड़ियों पर झंडे लहराकर अडयाला जेल जाते हैं और इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस की समाअत का आगाज कर देते हैं। अब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का काम छोड़कर अदालत का फरीजा सर अंजाम दे रहा है और अदालतें अब इलेक्शन की डेट्स दे रही हैं। ये हो रहा है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, जहाँ पे ना तो इस्लाम है और ना ही जमहूरियत है। पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो हिस्ट्री में मतनाज़ा इलेक्शन ही रहे हैं और एक इलेक्शन ने तो पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। 17 दिसंबर 1970 में होने वाले इलेक्शन में जब मशरकी पाकिस्तान से अवामी मुस्लिम लीग एक वाज़ेह अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में होती है तो इस जमात को पावर्स की मुंतकिली ही नहीं की जाती और गवर्नमेंट ही नहीं बनाने दी जाती, जिसका रिजल्ट हमें बांग्लादेश की सूरत में मिलता है और पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। और आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपनी आइनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका और आज 2024 चल रहा है और ये इलेक्शन अपने पोलिंग डे से पहले ही मुतनाज़ा हो चुके हैं। मुल्क में अफरा तफरी, कन्फ्यूजन और आधारों पे अतम तमाद हद से ज़्यादा बढ़ रहा है और लोग ना तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर यकीन रखते हैं, ना अदालतों पे रखते हैं और ना दूसरी बाकी इदारों पे यकीन रखते हैं। पाकिस्तान में सॉलिड जमहूरियत के लिए
फ्री एंड फेयर इलेक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है दोस्तों, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन से पाकिस्तान की इकोनॉमी भी स्टेबल होगी और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी भी होगी। लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए पाकिस्तान में मज़ीद इस्लाहात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये इस्लाहात ग्रास रूट लेवल पे जाके स्टेट को करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि स्टेट क्या है और स्टेट में कौन से ऐसे इदारे हैं जो पावर का काम करते हैं, जिनके फैसले मुल्क की तकदीर बदल देते हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तान की स्टेट की, तो पाकिस्तान स्टेट के 4 मेन पिलर्स हैं। अगर ये 4 पिलर्स ग्रास रूट लेवल पे जाके इस्लाहात करते हैं तो पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है। ये 4 पिलर्स क्या है, इसको मज़ीद गहराई में जाकर समझना होगा कि जिन पर पाकिस्तान की रियासत खड़ी है। अगर 4 पिलर्स की बात की जाए तो सबसे पहला पिलर है एग्जेक्टिव, यानी कि सरकार, हुकूमत जो कि इस मुल्क को लीड करती है। और नंबर 2 पे आता है जुडिशरी और नंबर 3 पे आता है पार्लियामेंट, जिसमें प्रोविंशियल पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियाँ शामिल हैं। ये पाकिस्तान का 3rd मेन पिलर है। और चौथा जो मेन पिलर है इसको मीडिया कहा जाता है, जिसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आज सोशल मीडिया भी शामिल हो चुका है। बेसिकली ये 4 पिलर्स हैं जिन पर रियासत पाकिस्तान खड़ी है और पाकिस्तान को बने हुए आज 75 ईयर्स हो चुके हैं। और ये पिलर इतने ज़्यादा कमज़ोर और बसीदा हो चुके हैं जो आज एटमी पाकिस्तान और 250 मिलियन लोगों का बोझ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहे। इसलिए अब चीज़ों को रीएडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये पिलर्स बनाए गए थे तब आबादी बहुत कम थी और मसाइल भी बहुत कम थे। लेकिन आज पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ हो चुकी है और पाकिस्तान के मसाइल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। इसलिए चीज़ों को रीएडजस्ट करना पड़ेगा और चीज़ों को दोबारा से ग्रास रूट लेवल पे जाके इस्लाहात करना पड़ेगी। अब सोल्यूशन क्या है? बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहला सोल्यूशन है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ऐसे इलेक्शन जिन पर सब इदारों का एतमाद हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ का एतमाद हो, एस्टेब्लिशमेंट का एतमाद हो और पाकिस्तान के आम आवाम भी इन रिजल्ट्स पर एतमाद कर सके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देगा। और उसके बाद जो गवर्नमेंट बनेगी वो अपनी 5 साल आईनी मुद्दत पूरी करे और वज़ीर आज़म भी आज़ादाना फैसले कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पिलर की। फर्स्ट पिलर एग्जेक्टिव को मैं कंसिडर करता हूँ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि पाकिस्तान में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलिट्री ने 75 ईयर्स से हुकूमत की है। और पाकिस्तान प्रोग्रेसिव नेशन है तो इसका क्रेडिट जाता है मिलिट्री को। लेकिन अगर पाकिस्तान में मसाइल हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी मिलिट्री को लेनी होगी। और आज भी मिलिट्री पाकिस्तान पर हुकूमत कर रही है और मिलिट्री ही पाकिस्तान की असल सरकार है और पाकिस्तान की असल पॉलिसी मेकर्स। ये वो इदारा है जो पाकिस्तान का सबसे पावरफुल और डिसिप्लिन इदारा है और इस इदारे को सबसे पहले सामने आना होगा और चंद बड़े फैसले करने होंगे, क्योंकि एग्जेक्टिव असल सरकार और हुकूमत मिलिट्री के पास है और मिलिट्री को 2 बड़े फैसले करने होंगे। सबसे पहला फैसला ये करना होगा कि मुल्क को किसने चलाना है। अगर मुल्क को सियासतदानों ने चलाना है तो सियासत में मुदाखलत ख़त्म करना होगी। अगर मुल्क को मिलिट्री ने चलाना है तो मिलिट्री डायरेक्टली मुल्क को लीड करे और मुल्क के फैसले करे और डायरेक्टली मुल्क पर हुकूमत करे, क्योंकि लोगों को अच्छा घर, अच्छा मुस्तकबिल, अच्छा रोज़गार और अच्छा फ्यूचर चाहिए, चाहे वो कोई भी प्रोवाइड कर दे, चाहे वो मिलिट्री प्रोवाइड कर दे या सियासतदान प्रोवाइड कर दे। और ऐसा होता भी रहा है। जब भी मिलिट्री ने पाकिस्तान पर डायरेक्टली हुकूमत की है तो वो टेनोर अवाम के लिए डेमोक्रेटिक टेनोर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आसान हुआ करता था और लोगों का म्यार ज़िंदगी भी अच्छा था और महंगाई भी बहुत ज़्यादा कम थी। जनरल ज़िया-उल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के टेनोर की बात की जाए तो इस टेनोर में महंगाई भी कम थी, बेरोज़गारी भी कम थी और लोगों का म्यार ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा अच्छा था और लोग बहुत ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे और लोग अपनी सरकार से बहुत ज़्यादा खुश भी थे। लेकिन एक प्रॉब्लम इसके साथ थी, वो प्रॉब्लम थी कि दुनिया में पाकिस्तान आलमी तौर पर तनहा हो रहा था। जब भी मिलिट्री ने डायरेक्टली पाकिस्तान पर हुकूमत की है तो इससे दौरे हुकूमत में पाकिस्तान आलमी तौर पर आइसोलेट होता रहा है और आलमी तौर पर पाकिस्तान तनहा होता रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मिलिट्री के दौरे हुकूमत में होती है। और आज के मॉडर्न दौर में तो मिलिट्री के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है किसी भी मुल्क पर हुक्मरानी करना, क्योंकि दुनिया ऐसी हुकूमतों के साथ नहीं चलती। दुनिया हमेशा ऐसी हुकूमत के साथ चलती है जो एक ऑर्गेनाइज इलेक्टोरल प्रोसेस से गुजरकर किसी भी मुल्क पर हुक्मरानी करे। इसलिए मिलिट्री के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो डायरेक्टली पाकिस्तान को लीड करे या पाकिस्तान पर हुकूमत करे। अब जो ऑप्शन बचता है वो ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स। इसलिए पॉलिटिकल लीडर्स को पाकिस्तान पर हुकूमत करनी दी जाए और अगर पॉलिटिकल लीडर्स ने मुल्क को लीड करना है तो इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए जाएं
تاکہ وہ آزادانہ فیصلے کر سکیں اور پاکستان کے لیے پالیسیز بنا سکیں اور ان پالیسیز کو لانگ ٹرم پہ لے کے جا سکیں۔ اور اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سگنیچر تو پرائم منسٹر آف پاکستان کے ہوں لیکن فیصلہ کسی اور جگہ سے آیا ہو۔ نمبر 2 پہ آتا ہے جوڈیشری۔ جوڈیشری کسی بھی کنٹری کی ترقی میں ایک بہت اہم ستون ہوتی ہے اور ڈیولپ کنٹریز میں لا میکر کی بجائے رول آف لا کو مانا جاتا ہے اور رول آف لا ہی اس کنٹری کا سپریم پاور ہوتا ہے اور اس رول آف لا کو انشور کرنے کے لیے ایک پراپر جوڈیشل سسٹم ہوتا ہے اور جوڈیشری ہی پراپر ایک جوڈیشل سسٹم کے ذریعے ملک میں رول اور لا کو امپلیمنٹ کرتی ہے، کیونکہ جب عدالتیں ٹھیک طرح سے کام کریں گی اور ملک میں انصاف ہوگا تو لوگوں کا معیار زندگی بھی بہت بلند ہوگا اور ملک میں بھی خوشحالی آئے گی۔ اس لیے جوڈیشری کو سب سے پہلے ڈیسیجن میکنگ اچھی کرنی ہوگی اور انصاف پر فیصلے کرنے ہوں گے اور جوڈیشری کو سب سے پہلے اپنی ڈومین سیٹ کرنا ہوگی اور اسی ڈومین کے اندر رہ کر فیصلے کرنے ہوں گے۔ سیشن کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان، یہ سب کی سب عدالتیں اگر انصاف پر فیصلے کریں گی تو ملک کے بہت سارے مسائل بہت جلدی حل ہو سکتے ہیں۔ جوڈیشری اور ان سب کورٹس کو اب نظریہ ضرورت سے نکل کر آزادانہ فیصلے کرنے ہوں گے اور اپنی اور باقی اداروں کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہوگی تاکہ ملک میں انصاف کا نظام قائم ہو اور ملک میں اصلاحات کی جا سکیں۔ دوستو، تیسرا اور سب سے اہم پلر ہے پارلیمنٹ۔ کسی بھی کنٹری میں لیجسلیٹو اس کنٹری کا بہت اہم ستون ہوتی ہے اور ڈیموکریٹک کنٹریز میں لیجسلیٹو کی ذمہ داری ہوتی ہے پارلیمنٹ پر۔ پارلیمنٹ میں عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز ہوتے ہیں اور پولیٹیکل پرسن ہوتے ہیں جو پورے ملک سے منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں آتے ہیں اور اپنے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اب سیاستدانوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ملک کو کس ڈائریکشن میں لے کر چلنا ہے۔ کچھ ایشوز پر ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانا ہوگی اور اس پالیسی کو سائیڈ پر رکھ کر سیاست کرنا ہوگی۔ سیاستدان برادری کو مل بیٹھ کر اور خاص طور پر معیشت پر ایک پراپر یونینمس پالیسی بنانا ہوگی اور اس پالیسی کو لانگ ٹرم لے کر چلنا ہوگا، کیونکہ معیشت ہی کسی کنٹری کی بیک بون ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ملک اور عام عوام کے مفاد کے لیے جو بھی منصوبہ لانچ کیا جائے اس کو ہمیشہ کنٹینیو رکھا جائے، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے، اور سیاستدانوں کو اب انتقام کی گیم سے باہر آنا ہوگا۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کر ایک ایگریمنٹ کرنا ہوگا جس میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ کسی بھی سیاسی جماعت، کسی بھی پولیٹیکل پرسن کو انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا اور اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن کسی کی تذلیل کسی بھی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہمارے ملک میں سیاسی مخالفین کی بہت زیادہ تذلیل کی جاتی ہے اور جب کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو اقتدار میں آنے کے بعد وہ اپنے سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بناتی ہے اور انتقام کا نشانہ بنانے کے چکر میں اپنی ساری کی ساری توانائیاں، ایفرٹس ان سیاسی مخالفین کے خلاف لگا دیتی ہے۔ اور یہی کچھ عمران خان نے کیا اپنے 3.5 سالہ دور حکومت کے دوران، اور اس کے بعد پی ڈی ایم حکومت نے عمران خان کے ساتھ کیا اور اس دوران ملک بہت زیادہ پیچھے چلا گیا اور عوام کے مسائل بڑھتے چلے گئے اور ملک میں غربت، مہنگائی اور بے روزگاری بہت عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اور دوستو، نمبر 4 پہ آتا ہے میڈیا۔ میڈیا کسی بھی کنٹری کا ایک بہت اہم ستون ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی کنٹری کا ایک امیج ہوتا ہے جس کو دیکھ کر باقی دنیا کے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ملک کس طرح کا ہے، لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ کیا ہے، لوگوں کو مورل ویلیوز کیا ہیں اور لوگوں کے حالات کس طرح سے ہیں۔ آج میڈیا کو بہت پازیٹیو رول پلے کرنا ہوگا۔ میڈیا کا کام ہوتا ہے خبر دینا اور کسی بھی ایشو پر ایک پازیٹیو انالیسس دے کر سولوشن دینا ہوتا ہے۔ کمزور اور پسے ہوئے لوگوں کی آواز بننا ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی آج ہمارا میڈیا ایک بکاؤ میڈیا ہو چکا ہے جو کہ خبر صرف اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے دیتا ہے اور کچھ چینل کو دیکھ کر تو ایسے لگتا ہے کہ وہ کسی خاص پارٹی کا ایک میڈیا سیل ہے جو اسی پارٹی کو ہی ریپرزینٹ کرتی ہیں اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ہر چیز کھل کر عوام کو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ کون سا میڈیا کس پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے اور آج میڈیا کو بھی اپنا احتساب کرنا ہوگا۔ ان شارٹ بات کی جائے تو آج سارے اداروں کے ایک میز پر بیٹھ کر پالیسیز بنانا ہوں گی اور سب سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بنانا ہوگا جو کسی بھی سیاسی جماعت اور ادارے کے زیر اثر نہ ہو۔ آزاد الیکشن کمیشن ہی آزاد اور فری اینڈ فیئر الیکشن کروا سکتا ہے۔ پاکستان میں سولڈ جمہوریت کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ایسے الیکشن جن پر سب کو اعتماد ہو، عوام کے ووٹ سے آنے والی حکومت اپنے 5 سال پورے کرے،
کوئی بھی لانگ مارچ، کوئی بھی ملٹری کو اور کوئی بھی جوڈیشری کا فیصلہ حکومت کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ وزیر اعظم پاکستان اپنی آئینی مدت پوری کرے اور ملک کی ایک پراپر ڈائریکشن سیٹ کرے اور اپنی پالیسیز کو ملک میں ایگزیکیوٹ کرے اور پاکستان پروگریسو نیشنز میں شامل ہو سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔